तो आज हम लोग देखेंगे अर्ली मिडाइवल बिहार के बारे में। मतलब कि जो मध्यकालीन बिहार था, तो उसके उसका जो अर्ली फेज़ था वो कैसा था। ठीक है। तो देखिए, उस टाइम कन्नौज के जो राजा रहते हैं वो रहते हैं यशोवर्मन। तो यशोवर्मन जो है वो मगध और गौड़ पे जो है वो इन्वेजन जो है वो करते ही रहते हैं, आक्रमण जो है वो करते ही रहते हैं। तो उसी की वजह से क्या होता है, इस इन्वेजन की वजह से भाई लोगों को नुकसान होता है, लोग परेशान होते हैं। ठीक है। और ज़्यादातर जो वहाँ के आम लोग रहते हैं, जो कॉमन पीपल रहते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो उसी को मीन्स जब जब लोग पब्लिक जब परेशान हो जाती है तो क्या करती है कि इस चीज़ से परेशान होके वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अपना एक खुद का जो राजा है वो नियुक्त करेंगे। ठीक। तो उसके बाद वो अपना राजा इलेक्ट करती हैं गोपाल को। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है पाल डायनेस्टी की। ठीक है। तो पाल वंश की यहाँ से शुरुआत होती है और पाल डायनेस्टी थी, उसके फाउंडर कौन थे, तो गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा ही जो पाल एम्पायर थी उसकी नींव रखी गई। ठीक है। ही नॉट ओनली एंडेड द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल एनार्की इन बंगाल बट ऑल्सो एक्सटेंडेड पाला डोमिनियन इन मगध। ठीक है। तो देखिए, बंगाल में शासन करने के साथ साथ जो है इन्होंने अपना पूरा जो साम्राज्य है वो मगध तक भी एक्सपैंड किया। ही वॉज ए बुद्धिस्ट। ठीक है। और ये बुद्ध को मानने वाले थे। ठीक है। ये बुद्धिस्ट थे। एंड ही फाउंडेड द फेमस उदयनपुर विहार। और साथ ही इन्होंने क्या किया कि जो उदयनपुर विहार है, जो कि हमारे बिहार शरीफ नालंदा में पड़ता है, इसका भी जो निर्माण है इन्हीं के द्वारा करवाया गया, गोपाल के द्वारा ही। उदयनपुर विहार जो कि बिहार शरीफ नालंदा में पड़ता है, इसका निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया। और ये भी कहा जाता है कि करीब करीब गोपाल जो थे वो AD 750 के आसपास जो है वो राजा बने थे। वो जो है राजगद्दी पे आए थे AD 750। यहाँ देख सकते हैं ये किंग गोपाल हैं और ये उदयनपुर विहारा है जो कि नालंदा में पड़ता है। अब हम बात करेंगे धर्मपाल के बारे में। तो देखिए, गोपाल के बाद इनके पुत्र आते हैं धर्मपाल। ठीक है। ही वॉज सक्सेसेड बाय हिज सन धर्मपाल। ही मेड वेरी अटेम्प्ट फॉर द सोवरेंटी ऑफ द होल नॉर्थ इंडिया एंड फॉर द पोजीशन ऑफ कन्नौज। तो देखिए, इन्होंने ये चाहते थे, दो धर्मपाल थे, वो चाहते थे कि हमारा जो किंगडम है वो बहुत एक्सपैंड करे। ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया वो पूरा कवर जो है करना चाहते थे। और इसी टाइम क्या था कि जो गुर्जर प्रतिहाराज थे और राष्ट्रकूट थे, तो गुर्जर प्रतिहारा और राष्ट्रकूट और इनके बीच में एक ट्राइपेट स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि सभी लोग गंगा वैली के आसपास कब्जा करना चाहते थे। क्योंकि उस समय जो मगध साम्राज्य था, तो मगध सबसे पावरफुल किंगडम, जो भी हमारे 16 महाजनपद हैं, वो 16 महाजनपदों में से मगध किंगडम सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, तो इसीलिए सब लोग जो है वो मगध के पीछे ही पड़े हुए थे। तो मगध चारों तरफ से क्या था, गंगा वैली, मतलब पहाड़ से घिरा हुआ था और एक तरह से नदियों के बीच में था। तो वहाँ पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल होता था। मींस मगध इसीलिए पावरफुल होता था क्योंकि वहाँ पे कोई अटैक कर नहीं पाता था। अब पूरी सेना को लेके आप जो है नदी के रास्ते जा नहीं सकते, और उस एक दूसरे साइड से पहाड़ भी है नेपाल साइड से, तो उधर से भी आप अटैक नहीं कर सकते। इसीलिए जो है मगध को बहुत पावरफुल माना जाता था। तो यहाँ पे हमें एक ट्राइपेट स्ट्रगल जो है देखने को मिलता है, किसके किसके बीच में, तो पाला, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारा के बीच में हमें यहाँ पे स्ट्रगल देखने को, लड़ाई देखने को मिलती है। तो देखिए, धर्मपाल पहले क्या करते हैं, ये एक्सटेंड करते हैं अपना एम्पायर जो है, जो गंगा यमुना दोआब है अपने उस साइड में, अपना ये एम्पायर जो एक्सटेंड करते हैं। लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ता है। और हराता कौन है इनको, तो गुर्जर प्रतिहारा के राजा हैं वत्सराज। तो वत्सराज जो है इनको डिफीट करते हैं। लेकिन देखिए, ध्रुव द राष्ट्रकूटा किंग, ये ध्रुव राजा हैं जो कि राष्ट्रकूट किंग हैं, ये मार्च करते हैं टू द नॉर्थ एंड डिफीट बोथ वत्सराज एंड धर्मपाल। ठीक है। तो ध्रुव क्या करते हैं, ये वत्सराज और धर्मपाल दोनों को डिफीट करते हैं। उसके बाद फिर से ये अपने साउथ साइड में विंध्यास का जो एरिया है वहाँ पे ये चले जाते हैं। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं धर्मपाल। ठीक है। धर्मपाल इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और कन्नौज का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है। और लेकर के वो किसको दे देते हैं, तो चक्रयुद्ध को दे देते हैं। ठीक है। तो मतलब चक्रयुद्ध जो है वो भी एक राजा ही रहते हैं। तो ये चक्रयुद्ध, और जो इंद्र युद्ध या इनका नाम इंद्र राजा इनको बोलते हैं, तो इंद्र राजा को ना देके ये चक्रयुद्ध को जो है ये किंगडम संभालने को दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, धर्मपाल सक्सीडेड इन मेकिंग हिमसेल्फ द रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उसके बाद धर्मपाल जो हैं वो इस चीज़ में सक्सीड हो जाते हैं, इनका प्लान जो है वो मतलब कामयाब हो जाता है। इसीलिए धर्मपाल को जो है उत्तरपथ स्वामी बोला जाता है। तो कुछ गुजराती राइटर्स हमें देखने को मिलेंगे 11वीं सेंचुरी AD के, तो उन्हीं गुजराती राइटर्स के द्वारा जो है धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामी की उपाधि जो है वो दी गई है।
यहाँ देख सकते हैं धर्मपाल हैं और ये इनका एरिया है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र हो गया, विदर्भ हो गया, और ये भोज हो गया, अवंती, वत्स, छेदी, कौशल, कन्नौज, मत्स्य, सूरसेन, कुरु, यहाँ गांधार है, कंबोज है, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया था वो किसके कंट्रोल में था, तो वो धर्मपाल के कंट्रोल में था। अब देखिए जो प्रतिहारा हैं ये फिर जब आते हैं नागभट्ट सेकंड, ठीक है, तो प्रतिहारा के नागभट्ट सेकंड जो है ये प्रतिहारा रूलर रहते हैं, तो ये डिफीट करते हैं चक्रयुद्ध ऑफ कन्नौज। तो कन्नौज के चक्रयुद्ध को ये वॉर में डिफीट करते हैं, एंड ऑल्सो डिफीटेड धर्मपाल, और साथ ही साथ ये धर्मपाल को भी डिफीट करते हैं। कहाँ पे, तो मुदगागिरी में। मुदगागिरी इस में मॉडर्न टाइम में हम देखेंगे तो मुंगेर का जो एरिया है उसको हम पहले मुदगागिरी के नाम से जानते थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो गोविंद थर्ड हैं, गोविंद थर्ड जो है वो एक राष्ट्रकूट रूलर हैं, ये डिफीट कर देते हैं नागभट्ट द्वितीय को। नागभट्ट सेकंड को जो है वो गोविंद थर्ड एक राष्ट्रकूट रूलर इनको डिफीट कर देते हैं। अब देखिए जो सौजन का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ऑफ अमोघ वर्ष, वो सजेस्ट करता है कि धर्मपाल और चक्रयुद्ध इन्होंने गोविंद थर्ड के आगे घुटने टेक दिए थे, ठीक है। मतलब गोविंद थर्ड से धर्मपाल और चक्रयुद्ध जो हैं ये दोनों हार गए थे। ये कहाँ से हमें पता चलता है, तो ये अमोघ वर्षा का जो सौजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये हमें जानकारी देता है। गोविंद थर्ड हैड टू मूव बैक टू द डेक्कन, ठीक है। उसके बाद गोविंद थर्ड जो है वो डेक्कन में मूव कर जाते हैं, एंड धर्मपाल वंस अगेन रियल एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर द होल नॉर्थ इंडिया। उसके बाद धर्मपाल जो है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में एक तरह से अपना अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपना कब्जा जो है वो कर लेते हैं। अब देखिए जो खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, तो ये कहा जाता है कि धर्मपाल का जब शासन का जो 32वां साल था तो वो बहुत ग्लोरियस और प्रॉस्परस था, ठीक है। मतलब धर्मपाल के शासन के 32वें साल में ये हमें उस टाइम की जानकारी देता है खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और कहा जाता है कि उस टाइम जो है इनका एम्पायर बहुत ग्लोरियस और बहुत प्रॉस्परस था। जो मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है देवपाल का, इन्फॉर्म करता है कि धर्मपाल हैड लेफ्ट टू हिज सक्सेसर ए किंगडम फ्री फ्रॉम ट्रबल्स। तो धर्मपाल जो है, कहा जाता है कि धर्मपाल जो है अपना जो किंगडम छोड़ के गए थे, अब वहाँ कोई भी एक तरह से उन पे हमला करने वाला नहीं था, ठीक है। तो आराम से जो भी अगला आएगा वो शासन कर सकता था। इसलिए धर्मपाल को एक रियल एम्पायर बिल्डर कहा गया है, और एक अच्छा प्रशासक जो है, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एबल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बताया गया है। ही वॉज द फर्स्ट पाला किंग हु एज्यूम्ड फुल इम्पीरियल टाइटल्स। अब देखिए ये पहले राजा, पहले पाल किंगडम के ऐसे राजा थे जिनको महाराजा धीराज परमेश्वर का उपाधि जो है, महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि मिली, और प्रारंभ भट्टरका की उपाधि भी इनको मिली है। तो ये ऐसे टाइटल्स को लेने वाले ये पहले ऐसे पाला किंग थे। ही वॉज ए बुद्धिस्ट, ठीक है, ये बुद्धिस्ट को यानी ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, एंड क्रेडिटेड विद द फाउंडेशन ऑफ विक्रमशिला महावीरा। तो आंतीचक एक आंतीचक विलेज है जो कि हमें खलगांव और खलगांव पड़ता है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे विक्रमशिला महावीरा की भी जो स्थापना है वो धर्मपाल द्वारा ही कराई गई थी। और वहीं हम देखेंगे तो जो नॉर्थ बंगाल में हमें सोनपुर विहार देखने को मिलता है, तो सोनपुर विहार का भी जो निर्माण है वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। द नालंदा यूनिवर्सिटी ऑल्सो कंटिन्यू टू रिसीव इज पैट्रोनेज, और ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को भी ये सपोर्ट करते थे, ठीक है। ये कंट्रीब्यूट जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में भी ये कंट्रीब्यूशन वगैरह देते थे। और धर्मपाल देखिए, धर्मपाल जो है अदर रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बुद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ उसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे। और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि इन्होंने बोध गया में जो है वो 4 फेस्ड महादेव का जो इमेज है उसकी स्थापना इनके ही टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड में, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये मतलब अपना रीजन फॉलो करते थे, लेकिन और किसी रीजन का ऐसे ये विरोध नहीं करते थे, उसको भी ये सपोर्ट कहीं ना कहीं करते थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे देवपाल के बारे में। तो देवपाल जो हैं ये धर्मपाल के पुत्र हैं, ठीक है। तो धर्मपाल वॉज सक्सीड बाय हिज सन देवपाल। ड्यूरिंग द रिंग द पाला एम्पायर रीच्ड फर्दर हाइट्स। अब देखिए देवपाल के टाइम में भी जो है पाला एम्पायर बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। ही कनकर्ड उत्कला, ठीक है। तो देखिए देवपाल हैं ये उत्कल पे कब्जा कर लेते हैं, मतलब वहाँ भी ये इनको जीत हासिल होती है। उत्कल कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। और तो प्रयाग ज्योतिषा, अब देखिए प्रयाग ज्योतिषा जो है आगे मैप में हम दिखाएंगे, ये आसाम में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये अपना झंडा फहरा देते हैं। थ्रू हिज मिलिट्री कैंपिंग्स ही रीच्ड अप टू द कम्बोज कंट्री, और अपने मिलिट्री की वजह से ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो ये कम्बोज तक ये इनका जो है एक तरह से झंडा जो है फहर जाता है, कम्बोज तक पूरा कब्जा कर लेते हैं।
द स्ट्रगल विद गुर्जर प्रतिहारा कंटिन्यू ड्यूरिंग हिज, और इनके टाइम पीरियड पे भी, इनके टाइम जब ये राजा रहते हैं उस टाइम भी गुर्जर प्रतिहारा जो हैं वो थोड़े बहुत आक्रमण वगैरह करते रहते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ देवपाल हैव बीन फाउंड इन गोशवारा, हिल्सा, नालंदा। तो देखिए देवपाल के संबंध में जो भी इंस्क्रिप्शन है वो हमको गोशवारा, हिल्सा और नालंदा में देखने को मिलता है, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सॉरी जो कि मुंगेर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। गोशवारा, हिल्सा, नालंदा और मुंगेर में भी हमें इनके इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। ही स्टैब्लिश फ्रेंडली एंड कल्चरल रिलेशन विद बालपुत्र देव, और देखिए इन्होंने अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश किया था किसके साथ, तो बालपुत्र देव के साथ। और ये जो बालपुत्र देव हैं ये कहाँ के राजा हैं, तो ये सुवर्ण द्वीप के राजा हैं, ठीक है। स्वर्ण द्वीप के बालपुत्र देव राजा रहते हैं, इनके साथ भी इनका अच्छा संबंध हमको देखने को मिलता है, और इसका उल्लेख जो है वो इनके इंस्क्रिप्शन में किया गया है। द लेटर बिल्ट ए मॉन्स्टरी एट नालंदा, बाद में ये जो हैं ये नालंदा में अपने एक मॉन्स्टरी बनवाते हैं। ऑन हिज रिक्वेस्ट देवपाल ग्रांटेड 5 विलेजेस, और इन्हीं के रिक्वेस्ट पे जो है, जो बालपुत्र देव हैं इन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये 5 देवपाल जो है इनको 5 गाँव जो है एक तरह से दान में देते हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए, ठीक है। और ये शासन कहाँ से करते हैं, तो ये शासन जो है मुंगेर जो जिला है इस समय, वहाँ से ये शासन करते हैं। अब बात करते हैं देवपाल के बाद इनका सक्सेसर कौन आया। देखिए जब देवपाल की जब मृत्यु हो जाती है, द प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन बिकेम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड पास थ्रू एन इंटरनल क्राइसिस। तो अब यहाँ पे हमें देवपाल की मृत्यु होने के बाद जो है एक इंटरनल क्राइसिस देखने को मिलता है। बादल पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशन शूरपाल एज द सक्सेसर ऑफ देवपाल। तो अगर हम बादल पिलर इंस्क्रिप्शन की बात माने तो वो हमें ये बताता है कि देवपाल जो है वो सक्सेस, मतलब शूरपाल जो थे इन देवपाल के बताते हैं, ठीक है। मतलब देवपाल के बाद, देवपाल की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शूरपाल आते हैं शासन करने। लेकिन वहीं हमें जो भागरपुल इंस्क्रिप्शन है वो ये बताता है कि विग्रहपाल, कि देवपाल के बाद कौन आया, तो विग्रहपाल फर्स्ट आए थे देवपाल के बाद, ठीक है। तो विग्रहपाल फर्स्ट के बाद नारायणपाल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ही मेड हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ द इंटायर पाल एम्पायर ऑफ बिहार एंड बंगाल। अब देखिए जो नारायणपाल थे ये पाला एम्पायर को और अच्छे मतलब ऊंचाइयों पहुंचाते हैं। बिहार और बंगाल का पूरा जो एक तरह से पूरा एरिया है वो इन्हीं कंट्रोल में रहता है। आफ्टर द 70th ईयर ऑफ रीन, 17 साल मतलब शासन करने के बाद जो है, नारायणपाल हैड टू यील्ड सफिशिएंट ग्राउंड टू द गुर्जर प्रतिहारास। नारायणपाल ऑल्सो सफर्ड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ कृष्णा सेकंड। और कहीं कहीं ये भी कहा था कि नारायणपाल जो है इनको हार का सामना करना पड़ता है, एक राष्ट्रकूट राजा से ये हार जाते हैं जिनका नाम कृष्णा द्वितीय है, कृष्णा सेकंड। अब देखिए महेंद्रपाल के एंड के बाद क्या होता है कि जो प्रतिहारा किंग होते हैं नारायणपाल रीगेन द लॉस्ट किंगडम फ्रॉम मगध। फिर जब महेंद्रपाल जब फिर मर जाते हैं तो उसके बाद नारायणपाल जो है वो फिर से मगध पे अपना पूरा कब्जा जो है वो कर लेते हैं। तो ये देवपाल हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कम्बोज का एरिया है, ठीक है। ये खासा है, ये हुन है, और ये कन्नौज है, और ये प्रयागति घोष है जो हम बताए थे, ठीक है। ये उत्कल है, ये मालवा है, ठीक है। यहाँ कर्नाट और ये कर्नाट डायनेस्टी देखने को मिलेगी, और नीचे साइड में जो है वो पांड्य डायनेस्टी हम देखने को मिलेगी। तो देवपाल जो है AD 810 से लेके AD 850 तक कहा जाता है कि इनका शासन रहा। अब देखिए नारायणपाल के बाद आते हैं इनके बेटे राजपाल, ठीक है। राजपाल आते हैं नारायणपाल के बाद, और ये कहा जाता है करीब करीब ये 32 साल तक शासन करते हैं एंड केप्ट मगध रूल अंडर हिज कंट्रोल। और जितने साल राजपाल शासन किए उतने टाइम जो है मगध इनके कंट्रोल में ही था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है इन हिज रीन व्हेन ही मैरिड भाग्यदेवी। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट यही याद रखने वाला है इनके टाइम पीरियड का कि भाग्यदेवी जो कि टुंग देवी की पुत्री हैं, ठीक है, राष्ट्रकूट फैमिली की हैं ये, तो इनके द्वारा जो है इनका विवाह हो जाता है। राजपाल वॉज सक्सीड बाय हिज सन गोपाल द्वितीय। देखिए गोपाल सेकंड आते हैं राजपाल के बाद, जो कि किसके बेटे रहते हैं, भाग्यदेवी और राजपाल के बेटे रहते हैं। ही रूल्ड ओवर मगध एंड अंग, ठीक है। और ये गोपाल द्वितीय जो हैं वो मगध और अंग का जो एरिया है इनका पूरा कंट्रोल वहाँ रहता है, वहाँ पर शासन करते हैं। इन द 15th ईयर ऑफ रीइंग वॉज रिटन ए मैन्यूस्क्रिप्ट। अब देखिए अपने 15वें साल में ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक, इसका नाम है अष्टसहस्रिका परंज परमिता, ठीक है, इन द विक्रमशिला महावीरा। तो ये कहाँ लिखते हैं, विक्रमशिला महावीरा में ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते हैं जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर गोपाल द्वितीय के बाद आते हैं विग्रहपाल द्वितीय, ठीक है। तो इनके पुत्र हैं विग्रहपाल द्वितीय। सम अदर किंग्स ऑफ पाला डायनेस्टी। अब देखिए कुछ और राजा थे जैसे महिपाल फर्स्ट, नयापाल, विग्रहपाल तृतीय, ठीक है, विग्रहपाल थर्ड हो गए, महिपाल सेकंड हो गए, और रामपाल। तो ये कुछ एक्स्ट्रा राजा हैं लेकिन इनके बारे में जो है ज़्यादा जानकारी हमको देखने को नहीं मिलती है। रामपाला टू ए लार्ज एक्सटेंट रिस्टोर्ड द फॉलन फॉर्च्यून्स ऑफ द पाला एम्पायर।
और रामपाल जो है ये कहा था कि पाला एम्पायर जो गिरने लगा था ये उसको ऊपर उठाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब रामपाल की जब मृत्यु हो जाती है तो अब फिर से जो है पाला एम्पायर वो गिरने लगता है, टूटने लगता है। रामपाल वो सक्सेड बाय हिज ब्रदर कुमारपाल। अब रामपाल के बाद इनके भाई आते हैं कुमारपाल शासन करने, और कुमारपाल के बाद ही गोपाल थर्ड आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे ये पाला एम्पायर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे सेनास के बारे में। तो देखिए पाला एम्पायर जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद सक्सीड होता है। अब यहाँ से सेना डायनेस्टी की शुरुआत होती है। जो बंगाल और बिहार का जो एरिया था ये यहाँ रूल करते थे। और सुमंत सेन, ये नाम याद रखिएगा, सुमंत सेन जो है वो सेन डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। सुमंत सेन जिनको ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया, ठीक है। तो ब्रह्म क्षत्रिय सुमंत सेन को डिस्क्राइब किया गया है। और सुमंत सेन के बाद इनके बेटे आते हैं हेमंत सेन, ठीक है। सुमंत सेन के बाद इनके बेटे आते हैं हेमंत सेन। तो देखिए विजय सेन, अब देखिए हेमंत सेन के बाद आते हैं विजय सेन, ठीक है। तो ये पुत्र हैं हेमंत सेन के। और ये करीब करीब ये मतलब ये ज़्यादा फेमस इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने करीब करीब 60 ईयर्स तक शासन किया था, ठीक है। तो 60 साल तक विजय सेन जो है वो शासन किए थे, इसीलिए इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। अब इसके बाद आते हैं बाल सेन, ठीक है। विजय सेन के पुत्र हैं बाल सेन। हिज reign was peaceful and he maintained intact and dominions inherited from his father। अब देखिए जो इनको विरासत अपने पिता से मिला, जो भी एरिया मिला उस एरिया को ये कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, ही wrote दाना सागर और अद्भुत सागर, ठीक है। तो दाना सागर और अद्भुत सागर जो है इनके द्वारा लिखा गया है। ये ग्रेट स्कॉलर भी माने जाते हैं अपने टाइम के। फिर बाल सेन के बाद आते हैं लक्ष्मण सेन, ठीक है। तो ये आते हैं करीब एडी देखिए 1179 में ये आते हैं। और ये बताया जाता है कि करीब जब ये शासन करने आए तो इनकी एज ही उस समय 60 साल हो चुकी थी। वाइल द सेना पावर वॉज वीकेंड बाई इंटरनल रेबेलियंस, द इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी गेव इट ए क्रशिंग ब्लो। अब वहीं देखिए एक तो जो सेना डायनेस्टी थी वहाँ पे जो इंटरनली ही मतलब जो लोग थे वहाँ के जो इंटरनल सोल्जर्स वगैरह थे उसमें ही हमको रेबेलियन देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और उसके अलावा जब बख्तियार खिलजी का जब इन्वेजन होता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे सेना डायनेस्टी की जो हमको अब यहाँ पे एक तरह से ख़त्म होते हुए टूटते हुए दिखता है। अब देखिए बख्तियार खिलजी का जो इन्वेजन है उसके बारे में हमें डिटेल उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो तबाकात नाशरी। तो तबाकात नाशरी जो किताब है उसमें हमें बख्तियार खिलजी ने जो इन्वेट किया था इंडिया में उसका पूरा डिटेल में जानकारी जो है तबाकात नाशरी में दी गई है। और बख्तियार खिलजी के इन्वेजन के बाद क्या होता है कि जो बिहार का हमारा जो पॉलिटिक्स है वो अब कहीं ना कहीं जो तुर्क्स थे मतलब जो टर्क्स के हाथ में हमें देखने को मिलता है कि अब धीरे धीरे अब जो पूरा बिहार का पॉलिटिकल पावर जो है वो टर्क्स के हाथ में जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाट ऑफ मिथिला, ठीक है, मिथिला के कर्नाट के बारे में। तो देखिए मिथिला जो है एक इंडिपेंडेंट किंगडम है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कर्नाट डायनेस्टी मिथिला वॉज फाउंडेड बाय नान्यदेव। तो इसकी स्थापना जो है वो नान्यदेव के द्वारा की गई थी 181097 में, ठीक है। तो AD 1097 में नान्यदेव जो है वो इसकी स्थापना करते हैं और सिमराव को अपनी कैपिटल बनाते हैं। सिमराव इस समय हमको चंपारण में देखने को मिलेगा। तो सिमराव को नान्यदेव जो अपनी कैपिटल बनाते हैं। और नान्यदेव को कर्नाट क्षत्रिय कहा जाता है या कर्नाट कुलभूषण, ठीक है। तो कर्नाट क्षत्रिय या कर्नाट कुलभूषण के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। तो ये कर्नाट क्षत्रिय और जो कर्नाट कुलभूषण है ये मिथिला ट्रेडिशन के वर्ड्स हैं। द कर्नाट ऑफ मिथिला हेल्ड फ्रॉम डेक्कन इन द वेक ऑफ चालुक्य इन्वेडर्स। नान्यदेव फॉट अगेंस्ट द किंग ऑफ गौड़ा, ठीक है। नान्यदेव जो हैं वो गौड़ा किंग से लड़ाई करते हैं लेकिन ये डिफीट इनको हार का सामना करना पड़ता है। बट वॉज डिफीटेड बाय विजय सेन एंड मे हैव टेम्पोरली एक्सेप्टेड सेना ओवरलॉर्डशिप। और ये कहा जाता है कि शायद इनको हार का सामना करना पड़ा और बाद में इन्होंने सेना का जो है जो सेना डायनेस्टी थी इसका कहीं ना कहीं एक तरह से ये इसके अनुयायी हो गए, एक तरह से इसको जो है इनके अंडर में आ गए। नान्यदेव इन हिज कमेंट्री ऑन भारत नाट्यशास्त्र रिफर्स टू हिमसेल्फ एज महासमंधिपति। तो देखिए नान्यदेव जब अपने एक तरह से इंस्क्रिप्शंस में इनके मिलता है कि ये जो है जो हमारा भरत नाट्यशास्त्र है इसमें अपने आप को ये महासमंतिधिपति के नाम से उल्लेख करते हैं। विच शोज हिज फ्यूडिटी स्टेटस टू सम ओवरलॉर्ड, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इनकी मानसिकता को दर्शाता है। हाउएवर ही लिव लॉन्ग इनफ टू कंसोलिडेट हिज किंग एंड कंकर नेपाल। उसके अलावा ये भी कहा था है कि ये बहुत दिन तक रहे और इन्होंने जो नेपाल तक अपना शासन जो है वो फैलाया, नेपाल तक ये अपना जो एरिया है वो कवर किए थे।
नानदेव जो है करीब 50 साल रूल किए हैं, ठीक है, AD 1097 से 1147 तक ये रूल किए हैं। और इसके बाद इनके पुत्र आते हैं गंगादेव। गंगादेव के बाद आते हैं नरसिम्हा देव, और नरसिम्हा देव देखिए 118 AD से लेके 1227 AD तक ये शासन किए। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रिंग मोहम्मद बख्तियार खिलजी पास्ट विथ आर्मी। अब देखिए इन्हीं के टाइम में देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछ लेता है फिल्म्स वगैरह में कि किसके टाइम में मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो है वो तिरहुत से जब जा रहे थे तो कहाँ मतलब तिरहुत से पास किए थे, लखनौती जा रहे थे, ठीक है। तो 1202 में जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी है वो अपनी आर्मी लेके लखनौती जा रहा था, और कहाँ से गुजरता है होकर तिरहुत से। तो पूछता है किसके टाइम पीरियड में ये घटना किसके टाइम पीरियड की है। तो ये घटना जो है वो नरसिम्हा देव के टाइम पीरियड की है, ठीक है। तो AD 1188 से 1227 के बीच में नरसिम्हा देव जो है वो रूल किए हैं। देखिए नरसिम्हा देव कहा था कि ये अपने आप को बचा तो लेते हैं हिज किंगडम बाय एग्रीइंग टू पे ट्रिब्यूट टू बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी बताया था कि बख्तियार खिलजी को ट्रिब्यूट देने के लिए कहते हैं, मतलब एक तरह से उनकी गुलामी जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। बट मिथिला कंटिन्यू टू बी रेड बाय मुस्लिम्स, लेकिन जो मिथिला रीजन है उस पर मुस्लिमों का आक्रमण जो है हमें देखने को मिलता रहता है। मुस्लिम अगेन रेडेड तिरहुत ड्यूरिंग द रीन ऑफ रामसिम्हा, और फिर तिरहुत पे भी कई बार आक्रमण हुआ, रामसिम्हा के टाइम में भी आक्रमण हुआ था। देखिए एक तिब्बतन स्कॉलर की बात माने, अकॉर्डिंग टू ए तिब्बतन स्कॉलर धर्म स्वामीन, एलोबरेट अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द डिफेंस ऑफ कैपिटल एंड द मुस्लिम कुड नॉट रीच द सिटी। और कहा जाता है कि उस टाइम जो है कई ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए थे ताकि मुस्लिम जो है वो सिटी तक ना पहुंच पाएँ। धर्म स्वामीन विजिटेड इंडिया बिटवीन AD 1234-1236 एंड मिट रामसिम्हा एट इस कैपिटल सिमरावगढ़। और ये कहा था जो तिब्बतन स्कॉलर ये धर्म स्वामीन थे, ये 1234 से 1236 के बीच में आए थे और रामसिम्हा से ये मुलाकात करते हैं कहाँ पे, सिमरावगढ़। ठीक, सिमरावगढ़ कहाँ पड़ता है, चंपारण में पड़ता है। हरिसिम्हा देव वॉज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ द कर्नाट डायनेस्टी। हरसिम्हा देव जो हैं वो कर्नाट डायनेस्टी के जो है आखिरी मतलब बड़े राजा रहते हैं। इनके बाद कोई इतना ताकतवर, इतना पावरफुल राजा नहीं आता है। हाउएवर आफ्टर हिज डिफीट एट द हैंड ऑफ गियासुद्दीन तुगलक हरसिम्हा इंटर नेपाल। लेकिन जब हरसिम्हा देव का जब सामना जब गियासुद्दीन तुगलक से होता है तो वहाँ पे ये युद्ध में इनको हार का सामना करना पड़ता है और ये नेपाल जो है भाग जाते हैं। देयर ही इंट्रोड्यूस द वर्शिप ऑफ ए गॉडेस तालेजू। तो वहाँ पे एक देवी का ये जो पूजा है वो शुरू करते हैं, गॉडेस तालेजू। और गॉडेस तालेजू का जो मंदिर है प्रेजेंट टाइम में हमें काठमांडू नेपाल में देखने को मिलेगा। आफ्टर द फॉल ऑफ हरिसिम्हा गियासुद्दीन हैंडेड ओवर द चार्ज टू तिरहुत टू अहमद। अब देखिए तिरहुत का चार्ज जो है वो हरिसिम्हा के बाद किसको दे दिया जाता है, तो अहमद। तो गियासुद्दीन तुगलक जो है वो इसका चार्ज अहमद को दे देता है। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इसके बाद देखिए हरसिम्हा फेल टू रिस्टोर द अथॉरिटी इन तिरहुत एंड सेटल इन नेपाल। उसके बाद जब चार्ज इनको अहमद को मिल गया तो ये हरसिम्हा जो हैं वो नेपाल में ही सेटल हो जाते हैं। दिस कॉन्क्वेस्ट साउंडेड द डेथ नेल ऑफ द इंडिपेंडेंट कर्नाट किंगडम ऑफ मिथिला। अब यहीं जो है कर्नाट किंगडम का जो पतन है वो हमें देखने को मिलेगा, कर्नाट किंगडम खत्म। आफ्टर अबाउट 40 ईयर्स आफ्टर फॉल ऑफ कर्नाट देयर वाज नो स्टेबल गवर्नमेंट इन मिथिला। और करीब 40 साल बीतने के बाद भी मिथिला में कोई स्टेबल सरकार हमें नहीं देखने को मिलती। जब कर्नाट डायनेस्टी खत्म हो जाती है उसके 40 साल के बाद भी जो है हमको कोई स्टेबल गवर्नमेंट जो है मिथिला में देखने को नहीं मिलती है। और जो तिरहुत था वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा था उस टाइम पे, तो ओइनवार शेख थे। ओइनवार्स के द्वारा जो है तिरहुत जो है रूल किया जा रहा था, इसीलिए हमें कोई स्टेबल गवर्नमेंट मिथिला में देखने को वहाँ उधर नहीं मिलती है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जैसे देखिए गोपाल जो थे, जो उदंतपुर विहार था उसका निर्माण किसने करवाया, तो गोपाल ने करवाया था। ठीक है, ये हमें बिहार शरीफ में देखने को मिलेगा। द मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ देवपाल इन्फॉर्म्स धर्मपाल हैड लेफ्ट टू हिज सक्सेसर किंगडम फ्री फ्रॉम ट्रबल्स। ठीक है, तो जो मुंगेर का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है देवपाल का, उससे हमें ये पता चलता है कि धर्मपाल ने जो है एक ऐसा राज धर्मपाल एक ऐसा राज छोड़ के गया था कि मतलब बहुत स्टेबल राज था, कोई उस पर आक्रमण करने के लिए था ही नहीं। उस समय सबसे पावरफुल यही था। देवपाल इस्टेब्लिश फ्रेंडली एंड कल्चरल रिलेशन विद बालपुत्र देव। देवपाल जो है एक अच्छा रिलेशन, फ्रेंडली और कल्चरल रिलेशन बनाता है बालपुत्र देव के साथ, जो कि स्वर्णद्वीप का राजा रहता है बालपुत्र देव। बादल पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशन सूरपाल एज द सक्सेसर ऑफ देवपाल। देखिए बादल पिलर इंस्क्रिप्शन हमें ये बताता है कि देवपाल के बाद सूरपाल आता है। वहीं हमें भागलपुर इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि देवपाल के बाद विग्रहपाल फर्स्ट आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द इंडिपेंडेंट कर्नाट डायनेस्टी इन मिथिला वॉज फाउंडेड बाई नान्यदेव। और जो कर्नाट डायनेस्टी जो मिथिला है, ये मिथिला किसके द्वारा फाउंड किया जाता है कर्नाट डायनेस्टी, तो ये नान्यदेव के द्वारा। कब, तो AD 1097 में। और उस समय सिमराव
इनका कैपिटल होता है, जो कि सिमराव कहाँ पड़ता है, चंपारण में। हरिसिम्हा देव वॉज द लास्ट किंग ऑफ द कन्नड़ डायनेस्टी, और कन्नड़ डायनेस्टी के आखिरी जो ग्रेट किंग होते हैं वो कौन है, वो हरिसिम्हा देव हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।